कौटिल्य ने राज्य शास्त्र के विषय में एक किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इस किताब में इसके पहले लिखी गई सभी किताबों की विवेचना किया गया है, जिनमें से कोई भी अब उपलब्ध नहीं है। इस किताब को एक ऐसे राजा के लिए लिखा गया था जो एक बड़े क्षेत्र पर राज करना चाहता है। हालांकि ये किताब मौर्य साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि इस किताब में ना तो मौर्य वंश के बारे में कोई जिक्र है और ना ही किसी अन्य राजा के बारे में। ये एक सैद्धांतिक किताब है जिसे गहरी राजनीतिक समझ वाले लेखक ने लिखा है। दूसरी किताब है मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका। स्वाभाविक है कि उस वक्त भारत का पश्चिम जगत से व्यापार बढ़ा, जिसके बाद सामानों का आदान प्रदान भी बढ़ता गया। चंद्रगुप्त और यूनान के सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि हुई। उसके बाद मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया। मेगस्थनीज ने भारत में अपनी यात्रा और उसके अनुभव पर इंडिका किताब लिखी। हालांकि मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई मूल किताब अब उपलब्ध नहीं है, मगर बाद के कुछ यूनानी इतिहासकारों की किताबों में इस किताब के कुछ अंश मिलते हैं। अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया तब उसने कई अभिलेखों के निर्माण कराए। इन अभिलेखों में अधिकांश अभिलेख या तो प्राकृत भाषा या फिर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक द्वारा निर्माण किए गए अभिलेखों को दो भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत 14 प्रमुख शिलालेख और 7 स्तंभ लेख आते हैं। अशोक के अभिलेख किसी भी दूसरे राज्य के अभिलेख से अलग हैं, क्योंकि इसमें अशोक के अपने विचार हैं। हम देखते हैं कि इन अभिलेखों में अधिकतर धम्म की चर्चा की गई है। इन अभिलेखों में ये साफ तौर पर झलकता है कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए कितना प्रयास किया था। मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि वो निचली जाति के थे, वहीं कुछ ग्रंथों में लिखा है कि उनकी मां मयूर पालक थी। मगध में रहने वाले कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त ने नंद वंश से सत्ता छीन ली। इस तरह से शुरुआत हुई मौर्य वंश की। मौर्य साम्राज्य में जितना भी विस्तार हुआ, उनमें से अधिकतर चंद्रगुप्त के काल में ही हो चुका था। चंद्रगुप्त ने कई सैन्य अभियान चलाए और वो उन सभी में सफल भी हुआ। चंद्रगुप्त द्वारा विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में किए गए सैन्य अभियानों की जानकारी ग्रीक रोमन स्रोतों से भी प्राप्त होती है। वहां के इतिहासकारों के अनुसार पूरे भारत पर चंद्रगुप्त ने फतह हासिल की थी। हालांकि इन इतिहासकारों के ऐसा कहने का तात्पर्य क्या था, ये स्पष्ट नहीं है, मगर गुजरात का सौराष्ट्र भी उस वक्त चंद्रगुप्त के ही अधीन था। ये बात इस ओर इशारा करती है कि एक विशाल मौर्य साम्राज्य का निर्माणकर्ता चंद्रगुप्त मौर्य ही था। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार राजा बना और बिंदुसार के बाद अशोक सम्राट बना। अशोक से जुड़ी भी कई कहानियां हैं। जाहिर है कि इनमें से कई मिथक भी हैं। ऐसी ही एक कहानी ये है कि एक बार महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे, तब उनके भिक्षा पात्र में एक बालक ने एक मुट्ठी धूल दान की। बुद्ध ने उस बालक को आशीर्वाद दिया कि वो अगले जन्म में एक महान सम्राट बनेगा। बुद्ध के आशीर्वाद से अगले जन्म में उस बालक ने अशोक के रूप में जन्म लिया और एक महान सम्राट बना। अशोक ने अपने वक्त में कई सारे निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिलालेख और स्तंभ लेख के अलावा उसने कई सारे स्तूप भी बनवाए। मेगस्थनीज ने अपनी किताब में चंद्रगुप्त के राजमहल और ऐशो आराम की जिंदगी का बेहद सुंदर चित्रण किया है। खूबसूरती के अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि नगर के चारों ओर एक मील गहरी खाई खोदी गई है। इसके साथ ही नगर के बीचों बीच कई सारे टावर भी खड़े हैं। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त रात्रि में कई बार अपने बिस्तर को बदलता था। वो हत्या के षड्यंत्र से बचने के लिए ऐसा किया करता था। राजा के सैनिक और अंगरक्षक द्वार के बाहर पहरा देते थे। राजा के नजदीक केवल दासियां हुआ करती थी, जिन्हें उनके अभिभावकों से खरीद लिया जाता था। इसके अलावा राजा जब भी शिकार करने जाया करता था, तब वो शस्त्र से सुसज्जित महिला अंगरक्षकों से घिरा रहता था। महिला अंगरक्षकों के पीछे भाला लिए सैनिकों का एक घेरा होता था। राजा दरबार में कई घंटे लोगों की याचिका सुनता था। उस वक्त उसकी मालिश करने के लिए 4 सेवक आसपास हुआ करते थे। मौर्य साम्राज्य का पतन। कई लोग मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार मौर्य द्वारा अपनाई गई ब्राह्मण विरोधी नीतियां ही उनके पतन का कारण बनी। यज्ञ और बलि की क्रियाओं का संचालन ब्राह्मण किया करते थे, इसलिए अशोक द्वारा हिंसा और पशु वध पर लगाए गए प्रतिबंधों से वे नाराज थे। मगर ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि अशोक ने अपने शिलालेख में ब्राह्मण और मजदूर
दोनों ही वर्गों का सम्मान किया है। इसलिए किसी क्रांति द्वारा मौर्य समाज का पतन होना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि अशोक ने युद्ध विराम की जो नीति अपनाई थी, उसके पतन में इसका भी अहम योगदान हो सकता है। हालांकि अशोक ने अपने सैनिकों की मजबूती में ढिलाई नहीं की और मृत्यु दंड पर रोक नहीं लगाई, इसलिए ये कारण भी सही नहीं हो सकता। एक तर्क ये है कि उस वक्त की राजनीति केंद्र के अधीन थी और मौर्य साम्राज्य काफी बड़ा था। इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए योग्य उत्तराधिकारी न होने के कारण भी इस वंश का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में कुछ तथ्यों को सच माना जा सकता है। जब भी किसी साम्राज्य में कई राज्य शामिल होते हैं तो उन राज्यों में कहीं न कहीं विद्रोह की भावना होती है। वे सभी समय आने का इंतजार करते हैं और सही समय आने पर अपनी स्वतंत्रता हासिल कर लेते हैं।